नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक ऐसी कहानी और इससे जुड़े सबक जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों पर असर डाला। बिल्कुल। ये कहानी है रैंडी पॉश की और उनकी किताब द लास्ट लेक्चर। हाँ, द लास्ट लेक्चर। हमारे पास जो जानकारी है वो इस किताब का एक अच्छा खासा सार देती है और हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि कैसे एक इंसान जो मौत के बिल्कुल करीब खड़ा था, हमें सिखा गया कि पूरी शिद्दत से कैसे जिया जाए। सही कहा। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रैंडी पॉश, उनकी कहानी वाकई असाधारण है। 2006 की बात है जब उन्हें पता चला कि उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर है और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास बस कुछ महीने हैं। सोचकर ही डर लगता है। ये खबर तो किसी को भी अंदर तक हिला दे। जाहिर है। और उसी मुश्किल वक्त में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की एक परंपरा थी। हाँ, वो आखिरी लेक्चर वाली परंपरा। जी, जो प्रोफेसर्स रिटायर होते थे या यूनिवर्सिटी छोड़कर जाते थे, वो एक लेक्चर देते थे, अपने तजुर्बे बांटते थे। लेकिन रैंडी के लिए ये शब्द आखिरी, इसका मतलब बहुत अलग था, बहुत गहरा। बिल्कुल। और उन्होंने वो मौका जाने नहीं दिया। उन्होंने लेक्चर देने का फैसला किया। सितंबर 2007 में। हाँ, और लेक्चर का टाइटल था अपने बचपन के सपनों को वाकई साकार करना। ये कोई दुख भरी विदाई नहीं थी। नहीं, ये तो जैसे जिंदगी का जश्न था। हाँ, बिल्कुल। और ये लेक्चर इंटरनेट पर ऐसा फैला, वायरल हो गया। और उसी से फिर ये किताब आई जिसे उन्होंने पत्रकार जेफरी ज़ेस्लो के साथ मिलकर लिखा। किताब की बनावट भी काफी दिलचस्प है। छोटे छोटे अध्याय हैं, लगभग 61। जी, और 3 हिस्सों में बटे हुए। पहला हिस्सा बचपन के सपनों पर, दूसरा दूसरों के सपनों में मदद करने पर और तीसरा जिंदगी जीने के सबक। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करें। बचपन के सपने। रैंडी के लिए ये सिर्फ बच्चों वाली कल्पना नहीं थी, कुछ और था शायद। हाँ, बिल्कुल। रैंडी का मानना था कि बचपन के सपने वो सिर्फ सपने नहीं होते, वो हमारी मंजिल तय करते हैं, एक तरह से लक्ष्य बन जाते हैं। अच्छा। वो दिशा दिखाते हैं कि हमें जाना किधर है। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बहुत खुलकर बात की। और उनके सपने भी कमाल के थे, जैसे शून्य गुरुत्वाकर्षण महसूस करना, हाँ, NFL में खेलना, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में आर्टिकल लिखना, कैप्टन कर्क बनना। हाँ, और डिज्नी इमेजिनेयर बनना। ये तो काफी बड़े और कुछ तो सच होने मुश्किल लगने वाले सपने हैं। सही कहा। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई सपने वैसे पूरे नहीं हुए जैसे सोचे थे। अच्छा। जैसे वो एस्ट्रोनॉट तो नहीं बने। हाँ। पर नासा का एक प्लेन है वॉमिट कॉमेट। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराता है। बिल्कुल। तो उन्होंने जुगाड़ लगाकर उसमें सवारी कर ली और वो अनुभव ले लिया। अरे वाह। रास्ता निकाल लिया। NFL में भी नहीं खेले वो? नहीं, प्रोफेशनली नहीं खेले, लेकिन फुटबॉल से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। टीम वर्क, अनुशासन और आलोचना कैसे झेलनी है, ये भी। तो ये हुआ कि सपने का पूरा होना उतना जरूरी नहीं था, बिल्कुल, जितना उस सपने के पीछे भागना। वो जो सफर था उसने उन्हें सिखाया। बिल्कुल सही, यही उनका पॉइंट था। जैसे वर्ल्ड बुक में लिखने का सपना था। हाँ। तो उन्होंने वर्चुअल रियलिटी पर एक सेक्शन लिखकर पूरा कर लिया। कैप्टन कर्क नहीं बन पाए, पर एक्टर विलियम शेटनर से मिले, उनसे लीडरशिप के बारे में सीखा। और डिज्नी वाला सपना, वो भी पूरा हुआ। हाँ, आखिरकार वो डिज्नी के साथ काम करने में कामयाब हुए। तो रैंडी का संदेश साफ था, सपनों का पीछा करो, हो सकता है मंजिल थोड़ी अलग मिले, पर रास्ते में जो सीखोगे वो अनमोल होगा। सही बात है, वही असल खजाना है। बिल्कुल। लेकिन सपनों के रास्ते में रुकावटें तो आती ही हैं। रैंडी ने इसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया था, ईंट की दीवारें, ब्रिक वॉल्स। हाँ, सुनने में ये थोड़ा नेगेटिव लगता है, जैसे कोई रोक रहा हो, पर उनका नजरिया अलग था इस पर। हाँ, बिल्कुल अलग। वो कहते थे कि ये ईंट की दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती हैं। तो फिर क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं ताकि हम दुनिया को और खुद को दिखा सकें कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। ये हमारे इरादे का इम्तिहान होती है। अच्छा। ये उन लोगों को रोक देती हैं जो उतनी सीरियस नहीं है, पर जो वाकई चाहते हैं वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये तो मुश्किलों को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया है। ये हमें बेचारा महसूस कराने के बजाय एक तरह से चैलेंज देता है। सही। उन्होंने अपना ही उदाहरण दिया, डिज्नी इमेजिनियरिंग वाला सपना। हाँ। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। ये सब उनके लिए ईंट की दीवारें थी। पर वो लगे रहे, नए नए तरीके आजमाते रहे और आखिरकार कामयाब हुए। उनका कहना था कि ये दीवारें हमें मौका देती हैं अपनी हिम्मत, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। हार ना मानना, लचीलापन दिखाना। ये तुरंत मिलने वाली सफलता से ज्यादा जरूरी है। सटीक।
ये बहुत ताकतवर सोच है कि मुश्किलें हमारी काबिलियत नहीं बल्कि हमारे कमिटमेंट को परखती हैं। वाकई। अच्छा, रैंडी के जीवन का एक और बहुत अहम हिस्सा था दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करना। ये सिर्फ उनका काम नहीं था, लगता है जैसे उनके जीने का तरीका था। निश्चित रूप से वो मानते थे कि दूसरों के सपनों को सच करने में मदद करना जीवन के सबसे ज्यादा सुकून देने वाले कामों में से एक है। और कार्नेगी मेलन में एक टीचर के तौर पर उन्होंने यही किया। उन्होंने एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर ETC की सह स्थापना की, जहां अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट्स साथ काम करते थे। हाँ, आर्ट्स वाले, टेक्नोलॉजी वाले, सब मिलकर नए नए प्रोजेक्ट्स बनाते थे। उनका एक कोर्स था बिल्डिंग वर्चुअल वर्ल्ड्स। हाँ, ये तो काफी मशहूर हुआ था। कैसा माहौल होता था उनकी क्लास में? वो ऐसा माहौल बनाते थे जहाँ क्रिएटिविटी हो, लोग मिलकर काम करें, नई चीजें ट्राई करें। वो स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि फीडबैक को, आलोचना को कैसे लेना है। अच्छा, कैसे? वो कहते थे कि अगर कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, मतलब उसे तुम्हारी परवाह है, वो चाहता है तुम बेहतर बनो। ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करने को बढ़ावा देते थे। ऐसा माहौल बनाते थे जहां स्टूडेंट्स फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें। तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे थे, वो तो लाइफ स्किल्स सिखा रहे थे। एक तरह से ड्रीम एनेबलर बन रहे थे, सपनों को पंख देने वाले। बिल्कुल सही शब्द है। उन्होंने कई स्टूडेंट्स को मेंटर किया जो आगे चलकर बहुत सफल हुए। उनके लिए पढ़ाना या मेंटर करना सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये दूसरों की क्षमता को बाहर लाने का एक तरीका था। हाँ, और इसमें उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। ये दिखाता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ अपनी कामयाबी में नहीं है, बल्कि दूसरों पर आप क्या अच्छा असर डालते हैं उसमें भी है। सही कहा। और ये बात हमें किताब के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, जो शायद सबसे गहरा है, जिंदगी जीने के सबक। उनके पास वक्त कम था, तो जाहिर है समय और प्राथमिकताओं को लेकर उनका नजरिया बहुत साफ हो गया होगा। हाँ, समय उनके लिए सबसे कीमती चीज। वो कहते थे, आप हमेशा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, पर ज्यादा समय नहीं। इसलिए उनकी सलाह थी कि अपना वक्त गॉसिप में, शिकायत करने में या टालमटोल में बर्बाद मत करो। अपनी प्रायोरिटीज पहचानो और उन पर फोकस करो। बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टिप नहीं है, ये जीने का एक सिद्धांत है। और जिंदगी के प्रति उनका रवैया कैसा था, खासकर तब जब वो खुद इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे? सुना है उनके लेक्चर में काफी मजाक भी था। अरे, उनका रवैया कमाल का था। वो हमेशा कहते थे कि उम्मीद और मजाक का दामन थामे रहो, खुद पर तरस खाने की बजाय। उनका मानना था कि आप हालात तो बदल नहीं सकते, लेकिन उन पर रिएक्ट कैसे करना है ये चुन सकते हैं। मजाक करना उनका तरीका था ये दिखाने का कि बीमारी उन पर हावी नहीं होगी। यहाँ तक कि अपने ट्यूमर के साथ कहन दिखाते हुए भी मजाक कर रहे थे। हाँ, ये मुश्किल हालात में भी हिम्मत बनाए रखने का एक तरीका था। इसी से जुड़ा एक और सबक है उनका, फीडबैक को लेकर। हम लोग तो अक्सर आलोचना से कतराते हैं, पर वो इसे अलग तरह से देखते थे। वो मानते थे कि आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म एक तोहफा है। तोहफा कैसे? अगर कोई आपको सख्त फीडबैक दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपकी बेहतरी चाहता है, वो आप में इन्वेस्ट कर रहा है। जब लोग परवाह करना छोड़ देते हैं ना, तो वो फीडबैक देना भी बंद कर देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपने बचपन के फुटबॉल कोच का उदाहरण दिया। वो कोच उन पर बहुत सख्त थे। तब रैंडी को बुरा लगता था, पर बाद में समझ आया कि कोच की वो सख्ती असल में उनकी परवाह थी। तो ये सीखना कि फीडबैक कैसे लें और उससे बेहतर कैसे बने, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई एक चुनौती भरा नजरिया है, खासकर जब आलोचना सुनने में अच्छी ना लगे। इसके लिए काफी मैच्योरिटी चाहिए। रैंडी ने ईमानदारी और कैरेक्टर पर भी बहुत जोर दिया। हाँ, उनके लिए ये बुनियादी चीजें थीं। सच बोलना, गंभीर होना मतलब सिंसियर होना, दिखावा नहीं करना, गलती हो जाए तो ईमानदारी से माफी मांगना। ये नहीं कि बस कह दिया मेरी गलती, नहीं, पूरी ईमानदारी से वफादार रहना, विनम्र रहना। ये बातें आजकल शायद थोड़ी पुरानी लगें। हाँ, पर रैंडी मानते थे कि यही एक अच्छी और इज्जतदार जिंदगी की नींव है। और इन सब के साथ रिश्ते और आभार यानी ग्रेटिट्यूड, इसका क्या महत्व था? ये तो सबसे ऊपर था उनके लिए। दूसरों का शुक्रिया अदा करना, चाहे कितनी छोटी सी बात क्यों ना हो। चीजों से ज्यादा लोगों को अहमियत देना। परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले, इन रिश्तों को मजबूत बनाना, उन्हें सहेजना, क्योंकि जिंदगी के आखिर में पैसा या कामयाबी नहीं, यही रिश्ते काम आते हैं, यही मायने रखते हैं। बिल्कुल। और शायद सबसे दिल को छूने वाला सबक जो उनकी पूरी कहानी में सुनाई देता है, वो है मुश्किल हालात का सामना कैसे करें। उनकी वो एक मशहूर लाइन है ना,
हाँ, हम मिले हुए पत्ते नहीं बदल सकते, बस ये बदल सकते हैं कि हम उस हाथ को कैसे खेलते हैं। We cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand. बिल्कुल, ये उनके जीने के तरीके का निचोड़ है। मौत सामने थी पर उन्होंने दुख और कड़वाहट नहीं चुनी। उन्होंने चुना खुशी से जीना, प्यार बांटना और एक अच्छी याद छोड़कर जाना। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी हमारे पास चॉइस होती है। हमेशा। किताब का एक बड़ा हिस्सा तो उनके बच्चों के लिए एक पैगाम जैसा है। परिवार और विरासत, लेगेसी के बारे में उनके क्या ख्याल थे? हाँ, ये किताब असल में उनके बच्चों के लिए गाइड है। वो चाहते थे कि उनके बच्चे जाने कि उनके पिता कैसे इंसान थे, किन चीजों को मानते थे। उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया कि बच्चों के साथ फिजिकली और इमोशनली मौजूद रहें, प्यार जताएं, साथ में अच्छी यादें बनाएं। और अपनी पत्नी जे के बारे में भी उन्होंने लिखा है। हाँ, बहुत ईमानदारी से अपने रिश्ते के बारे में, उनके प्यार, उनके सब्र के बारे में, और कैसे उन दोनों ने मिलकर इस मुश्किल सफर को तय किया, उसके इमोशनल उतार चढ़ाव के बारे में भी। और विरासत, लेगेसी, क्या ये सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स थीं? लेक्चर, उनका काम? नहीं, उनके लिए लेगेसी इससे कहीं बढ़कर थी। ये उन वैल्यूज के बारे में थी जिन्हें आप जीते हैं और दूसरों को पास ऑन करते हैं। अच्छा। ये इस बारे में थी कि आप लोगों की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं, आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। उनकी असली विरासत शायद उनका लेक्चर या किताब नहीं, बल्कि वो सिद्धांत हैं जिनके लिए वो जिए। बिल्कुल, सपनों का पीछा करना, मुश्किलों से ना डरना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से जीना, रिश्तों को अहमियत देना। तो अगर हम रांडी पॉश की जिंदगी और इस किताब के निचोड़ को कुछ पॉइंट्स में समेटना चाहें, तो क्या होंगे वो? ऐसा लगता है सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पहला तो बड़े सपने देखो और जुनून के साथ उनके पीछे जाओ, ये जानते हुए कि सफर भी उतना ही जरूरी है जितनी मंजिल। दूसरा, कड़ी मेहनत करो, तैयारी और लगन का कोई मुकाबला नहीं, यही आपको ईंट की दीवारों के पार ले जाएगी। सही। तीसरा, याद रखो कि ये दीवारें आपके इरादे का इम्तिहान है, आपकी काबिलियत का नहीं। और चौथा, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के सपने पूरे करने में भी मदद करो, इसमें बहुत सुकून है। पांचवा, जिंदगी में ईमानदार रहो, विनम्र रहो, शुक्रगुजार रहो। छठा, वक्त सबसे कीमती है, उसे समझदारी से खर्च करो। सातवां, मुश्किलों में भी उम्मीद और मजाक का साथ मत छोड़ो, आपका नजरिया ही आपकी सच्चाई तय करता है। और आखिर में आठवां, रिश्ते और प्यार आपकी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कामयाबी या चीज से बढ़कर। और नौवां, अपनी विरासत सिर्फ इस बात से मत देखो कि क्या हासिल किया, बिल्कुल, बल्कि ये देखो कि किन उसूलों पर जिए और क्या अच्छा दूसरों तक पहुंचाया। ये सब मिलकर एक सार्थक, मीनिंगफुल जिंदगी बनाते हैं। इस किताब की जो लिखने की शैली है वो भी बड़ी खास है ना। हाँ, ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं लगती, सीधी, सरल और दिल तक पहुंचती है। टॉपिक गंभीर है पर उसमें भी मजाक है, अपनापन है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे किस्से सुन रहे हो? हाँ, ज्ञान देने वाले किस्से। ये किताब प्रेरणा देती है, सच्ची लगती है और इंसानियत से भरी हुई है। तो कुल मिला के द लास्ट लेक्चर मौत के बारे में उतनी नहीं है जितनी जिंदगी को जी भर के जीने के बारे में है। एकदम सही कहा। एक रिमाइंडर है कि हर दिन जरूरी है, हर पल मायने रखता है। बिल्कुल। रैंडी पॉश का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है, हम हालात नहीं बदल सकते पर हम चुन सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करें। ये किताब हमें हिम्मत देती है। हिम्मत देते हैं सपने देखने की, मुश्किलों से लड़ने की, दूसरों की मदद करने की, रिश्तों को सहेजने की, और हर पल को ऐसे जीने की जैसे कि यही सब कुछ हो। इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद सुनने वालों के मन में भी आए। हम अक्सर अपनी कामयाबी, नाकामयाबी इन्हीं पर सोचते रहते हैं। हाँ। लेकिन रैंडी पॉश की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने बचपन के वो कौन से सपने थे जो शायद पूरे नहीं हुए, पर जिनकी तलाश ने हमें वो इंसान बनाया जो हम आज हैं। ये गहरा सवाल है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, हम अपने पीछे सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स की नहीं, बल्कि किन वैल्यूज की, किन उसूलों की विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है और शायद इन सवालों का जवाब ढूंढना ही रैंडी पॉश की विरासत को सही मायने में जीने का एक तरीका हो सकता है।